नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार। मैं हूं प्रियंका संभव और पहरेदार का आज का शो खास है क्योंकि आज हमारे और आपके साथ को 100 हफ्ते हो रहे हैं, यानी 100 हफ्ते से लगातार हम आपकी आवाज बुलंद करते आए हैं और बुलंद करते रहेंगे आगे भी। और आज के 100th एपिसोड में हम लेंगे रियल एस्टेट की खबर। रियल एस्टेट इसलिए क्योंकि इस सेक्टर में परेशानियों से घिरा कंज्यूमर बिल्कुल अकेला है। हमारे देश के बड़े बड़े रिड्रेसल सिस्टम भी प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का उदासीन रवैया भी कंज्यूमर के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। रियल एस्टेट रेगुलेटर का इंतजार कब से न जाने लंबा खिंचता हुआ आ रहा है। पहरेदार में आज रियल एस्टेट की रियल पिक्चर, जिसमें आम आदमी है तो हीरो, लेकिन ऐसा हीरो जो हार जाता है, बिल्डर्स के सामने झुक जाता है, बिल्डर की मनमानी के सामने असहाय रहता है। मेरे साथ है कंज्यूमर मामलों की जानकार पुष्पा गिरिमा जी, जो कि लगातार 30 सालों से कंज्यूमर मामलों पर लिखती आ रही हैं, काम कर रही हैं, कंज्यूमर की आवाज बुलंद कर रही हैं। लेकिन मैम, रियल एस्टेट स्पेस में कंज्यूमर कितना बुलंद है? आपको नहीं महसूस हो रहा कि बिल्डर अपनी मनमानी के एकदम हाईएस्ट लेवल पर है और कंज्यूमर अकेला है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं फुल्ली सहमत हूँ इस बात पर। देखिए, यहाँ जितना शोषण हमारे देश में ये उपभोक्ताओं का रियल एस्टेट सेक्टर में हो रहा है, वो शायद कोई किसी और देश में नहीं हो रहा है। इतना इतना बुरी हालत है उपभोक्ताओं का इस रियल एस्टेट सेक्टर में। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो बिल्डर्स हैं उनका बहुत स्ट्रांग लॉबी है, डीप पॉकेट्स है, उनके पास पैसा है और उनके साथ पॉलिटिशियंस है, अच्छे खास के कनेक्शंस है उनके पास। लेकिन ये जो पुअर उपभोक्ता है उनके पास तो कुछ नहीं है और वो ठीक से इकट्ठे भी नहीं हैं। दे आर नॉट इवन वेल ऑर्गेनाइज्ड। एज अ रिजल्ट दे आर कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेड। और कहीं ना कहीं एक सशक्त कानून भी मौजूद नहीं है रियल एस्टेट स्पेस में, जो ग्राहकों को और कमजोर बना रहा है। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और यहां आपको बताना चाहूंगी कि फ्लैट बायर को बिल्डर की मनमानी के कई लेवल से गुजरना पड़ता है और हर लेवल का बिल्डर, चाहे बड़ा हो या छोटा, कंज्यूमर की अनदेखी कर रहा है। डीएलएफ देश का सबसे बड़ा बिल्डर है, लेकिन क्या डीएलएफ को अपने ग्राहकों का ख्याल है? हमें लगता है नहीं। मुंबई के विशाल झुंझुनवाला ने दिसंबर 2006 में डीएलएफ की लग्जरी प्रोजेक्ट पार्क प्लेस में करीब 1.5 करोड़ का फ्लैट लिया। सारी पेमेंट हो चुकी है, लेकिन फ्लैट की चाबी अभी तक फ्लैट बायर तक नहीं पहुंची है। ऑफिशियली फ्लैट 2009 में मिलना था। डीएलएफ ने 2009 में कहा कि 2011 तक फ्लैट डिलीवर होगा, लेकिन एक्सटेंडेड डेडलाइन के बावजूद अब 2 साल हो रहे हैं और फ्लैट का पोजेशन केवल कागजों पर ही है। फ्लैट अभी तक इसके मालिक तक नहीं पहुंचा और इसके मालिक यानी कि विशाल झुंझुनवाला हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। विशाल, क्या मुश्किल आ रही है? आपने पूरी पेमेंट कर दी है, सारे पैसे आपने डीएलएफ को दे दिए हैं, लेकिन अभी भी आप अपने इस फ्लैट में नहीं रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि 2011 पहले 2009 में मिलने वाला था, नहीं मिला। 2011 में मिलने वाला था, नहीं दे पाए। फाइनली उन्होंने मार्च 2012 में लेटर भेजा, डिमांड लेटर भेजा। हमने वो भी पैसे भर दिए। बोले जुलाई तक फ्लैट ले लीजिए। जब जुलाई में फ्लैट लेने गए तो फ्लैट में ना तो टॉयलेट की टाइलें लगी थी, ना उसमें जो उन्होंने हमें एमिनिटीज प्रॉमिस करी थी कुछ लगी हुई थी। बिल्कुल गंदा था, खिड़कियां नहीं लगी हुई थी ढंग से, और बोले जी पोजीशन ले लीजिए। जी, तो इस हालत में आपको फ्लैट बिल्कुल भी मंजूर नहीं था? मुझे क्या, डीएलएफ को पूछिए। अगर डीएलएफ के कोई भी ऑफिसर जाके रहते उस हालत में तो मैं भी रह लूंगा, अगर वो रह सकते थे तो। और जब आप जुलाई 2012 में चाबी लेने आए थे और उसके बाद से अभी तक क्या कम्युनिकेशन रही है आपकी डीएलएफ के साथ? मैं उसके बाद कई बार गया उनके ऑफिस में कि भाई मुझे डेट बताइए। काफी मुशक्कत के बाद उन्होंने डेट लिख के दिया। उस डेट पे भी मैं गया, तभी भी लीकेज, कई जगह टॉयलेट में लीकेज थे। उनको फोटो दिखाई, बोले सब हो जाएगा। लेकिन कभी उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया कि भाई फ्लैट तैयार हो गया, आके ले लीजिए। फोन करते रहो, बोलते हैं हाँ देखते हैं, बताते हैं। शुक्रिया विशाल, काफी परेशान है, पूरे पैसे चुका चुके हैं, दे चुके हैं डीएलएफ को, लेकिन डीएलएफ चुप है। पोजेशन में देरी हुई है, इनसे पैसे ले लिए गए, लेकिन जब देरी का मुआवजा देने की बात इन्होंने बिल्डर के सामने रखी तो उसने कहा कि हाँ, इसे बाद में हम कॉम्पनसेट कर देंगे। घर का हाल काफी खराब है। विशाल की सारी शिकायतें हमने रखी डीएलएफ के सामने और जानना चाह के इस केस में कंपनी क्या करने जा रही है। पहरेदार के सभी सवाल का डीएलएफ ने एक लाइन में जवाब दिया कि पार्क प्लेस के किसी भी मामले के बारे में कंपनी मीडिया में कुछ नहीं कह पाएगी, क्योंकि पार्क प्लेस की रेसिडेंशियल एसोसिएशन की एक शिकायत कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी कॉम्पैट में विचाराधीन है। तो डीएलएफ
चुप रहेगी, कुछ नहीं करेगी। मेरे साथ है पुष्पा गिरिमा जी। पुष्पा जी, डीएलएफ का ये पूरा रवैया कैसा दिख रहा है आपको? ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए, पहले इन्होंने पैसे भी दे दिया है, फिर भी इतना देर कर रही है हाउस को हैंड ओवर करने में। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस एमके गुप्ता में, डिले इज डिनायल ऑफ सर्विस। और ये जो डिनायल ऑफ सर्विस है, इसके लिए कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा बिल्डर को। दिस इज अ वेरी क्लियर कट केस। तो ये बिल्डर को जो ये देरी के वजह से जो भी उनको हैरेसमेंट हो रहा है और डिफिकल्टीज आ रही है और लॉस, फाइनेंशियल लॉस हो रही है, उन सब के लिए डीएलएफ जिम्मेदार है और डीएलएफ को पैसा भरना होगा, कॉम्पनसे मुआवजा देना होगा। और दूसरी बात है, ये कह रहे हैं कि ये कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने है। कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने खुद कहा है कि दिस शुड नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम टेकिंग पोजीशन ऑफ द हाउस वेरेवर देयर इज डिमांड। आप पैसे दीजिए और पोजीशन दीजिए। और क्या कॉम्पैक्ट में मामला है तो वो फ्लैट को एक रहने लायक स्थिति में नहीं दे सकते? बिल्कुल, ये तो करना। और सबसे पहले इन्होंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर साइड ऑफ द अग्रीमेंट, कि ये जो घर देते हैं वो रहने लायक होना चाहिए। और यही सारी वजह है जो आप बोल रही हैं कि डीएलएफ का सेल अग्रीमेंट जो है सवालों से घिरा हुआ है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने डीएलएफ पर एक तरफा सेल अग्रीमेंट और अपने डोमिनेंट पोजीशन के गलत इस्तेमाल के आरोप में 630 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। डीएलएफ के पार्क प्लेस और बेल एयर फ्लैट ओनर एसोसिएशन की शिकायत पर सीसीआई ने यह जुर्माना ठोका है और इसी के खिलाफ डीएलएफ फिलहाल कॉम्पैक्ट में अपील कर रहा है। और अपील के दौरान इनका कहना है कि वो किसी भी तरह का कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा ये कहना है कि कमेंट मत दीजिए, पर कम से कम इतना तो कीजिए कि कंज्यूमर का हक है कि उसे सही सलामत तरीके का फ्लैट तो वो दे सकते हैं। फ्लैट देने पर कोई रोक नहीं लगाई है कॉम्पैक्ट ने। फ्लैट को सही करके कंज्यूमर तक दीजिए, क्योंकि उसने आपको 1.5 करोड़ रुपए चुकाए हैं। बहुत बड़ी कीमत है। फ्लैट कहां है? डीएलएफ से हमारा यह सवाल है। इसी के साथ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद नए मुआवजे के ऐलान से नोएडा एक्सटेंशन में जमीन विवाद तो थम गया है, लेकिन बेलगाम बिल्डरों की ख्वाहिशें कैसे थमे? सुपरटेक ने वादा किया पुराने खरीदारों को मिलेगा नया फ्लैट पुरानी कीमत पर, लेकिन अब वो सारे वादे झूठे साबित हो रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। पहरेदार के 100वें एपिसोड में हम ले रहे हैं खबर रियल एस्टेट की। क्या इस सेक्टर में कंज्यूमर की सुनने वाला कोई नहीं है? नोएडा एनसीआर के जाने माने बिल्डर सुपरटेक ने नोएडा एक्सटेंशन में करीब 20,000 यूनिट से लैस अपना प्रोजेक्ट इको विलेज लॉन्च किया। 3 फेजेस थे इस प्रोजेक्ट में, लेकिन 2010 में जैसे ही जमीन विवाद ने सिर उठाया, इस प्रोजेक्ट के जमीन का कुछ हिस्सा रद्द हो गया और फ्लैट ओनर्स की परेशानी की ये शुरुआत थी। आनन फानन में सुपरटेक ने रद्द की हुई जमीन के एवज में फ्लैट का वादा तो कर दिया, लेकिन अब एक के बाद एक पुराने फ्लैट ओनर्स को फ्लैट कैंसिलेशन का लेटर भेजा जा रहा है। क्या सुपरटेक को भी बढ़ी हुई कीमत का अदा करने वाला एक नया खरीदार चाहिए? और यह साबित हो रहा है हमारे पास पहुंचे केसेस के जरिए। मुंबई के राजकुमार जी का केस लेते हैं। अप्रैल 2010 में इन्होंने सुपरटेक के इको विलेज 2 में फ्लैट बुक किया था। यह फ्लैट शाहबेरी की जमीन पर था, वही शाहबेरी जिसका आवंटन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया। इस ऑर्डर के बाद सुपरटेक ने अपने इस बायर को क्या कहा, बताने के लिए जुड़ रहे हैं राजकुमार जी हमारे मुंबई स्टूडियो से। राजकुमार जी नमस्ते। जब ऑर्डर आया था इस जमीन विवाद को लेकर के पहला, तो बिल्डर ने आपको क्या समझाया था? मैडम, बिल्डर ने हमको 16 जुलाई 2011 को एक लेटर भेजा और लेटर में वो लोग लिखते हैं, इन एनी केस इन रिगार्ड टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट योर एग्जिस्टिंग अलॉटमेंट लेटर स्टैंड्स रिवोक्ड एंड दस allotment is void. The company on its parts has revived your booking through a fresh allotment and will also prepare a fresh set of documents to your bank and arrange to get the loan transferred in new scheme. समझ गए। आपके पास ये लेटर पहुंचा था जिसमें कहा गया था कि वी आर विथ यू, चाहे जो हो जाए हम आपके साथ हैं। लेकिन सुपरटेक का ये राग बहुत जल्द बदल भी गया है। अब ये शायद आपके साथ नहीं है और अब आपसे जो बातें कर रहे हैं उसने आपकी नींद उड़ा दी। अब क्या कह रहा है सुपरटेक आपको?
23 तारीख को सैटरडे के दिन अच्छी मॉर्निंग में हम सोच रहे थे, इनका फ़ोन आया कि सुपरटेक से बात कर रहे हैं। हमने समझा हमें कुछ अच्छी खबर देंगे और इन लोगों ने हमारी नींद उड़ा दी। इन लोगों ने बोला कि आपका फ्लैट कैंसिल हो गया है और आपके रिफंड का चेक रेडी है, आप आकर के इधर नोएडा से अपना चेक ले लीजिए। कुछ कैंसिलेशन की वजह आपको बताई, या फिर जब इन्होंने ये लेटर भेजा था कि आप आकर के हमसे दूसरा घर ले लीजिएगा, उस समय कुछ पेमेंट की डिमांड आई थी? इन लोगों ने एक फॉर्मेट भेजा था हमको कि इस फॉर्मेट को आप कंप्लीट करके साइन करके भेजिए, एक्सेप्टेंस ऑफ द सेकंड अलॉटमेंट इन इको विलेज 1। हम लोगों ने, इनका 16 को लेटर आया था, 21 तारीख को लेटर का ड्राफ्ट बना करके साइन करके 30 जुलाई को इनके ऑफिस में रिसीव करा दिया था। ये मेरे पास सामने इनकी रिसीव सामने है, आप कैमरे में देख सकते हैं। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ये हमारे पास भी है, जिसमें साफ तौर पर हमें दिख रहा है कि कहीं पर भी किसी भी तरह के पैसे की डिमांड सुपरटेक ने नहीं कही थी। सीधा सीधा कहा था आप हमारे पुराने बायर हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको रद्द हुई जमीन के एवज में उसी रेट पर आपको दूसरा घर देंगे। ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो कि राजकुमार जी ने ही सिर्फ साइन नहीं किया है, और भी कई लोग हैं जिनकी शिकायत आई है। अजय सिंह ने मार्च 2010 में फ्लैट बुक किया, मामला अटका तो बिल्डर ने यही कहा वी आर विथ यू, लेकिन जब मामला साफ हो गया तब शायद ये बिल्डर इनके साथ नहीं खड़ा था और एक कागजी मजाक बन गया ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अजय सिंह की भी कहानी है और गाजियाबाद के विजेंद्र कुमार को भी कुछ ऐसा ही एक्सचेंज ऑफर दिया गया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ना फ्लैट मिला, ना अभी तक इन्होंने अपना पैसा वापस लिया है। संजीव कुमार सिंह, ये भी, इनकी भी जो जमीन थी वो अधिग्रहण के इस चक्कर में फंस गई थी, लेकिन जैसे ही मामला सुलझा तो एक अग्रीमेंट लेटर जो खुद सुपरटेक ने इन्हें बनाकर दिया था उसे सुपरटेक भूल गया। इन सब पर हमने सुपरटेक से भी जवाब मांगा था और उनके सीएमडी श्री आर.के. अरोड़ा हमारे शो में भी आने वाले थे, लेकिन शो के कुछ घंटे पहले उन्होंने कह दिया उनके पास समय नहीं है और हमसे उन्होंने बात की। उन्होंने अपनी बातचीत में हमारे सवालों का क्या जवाब दिया है, क्यों ये कैंसिलेशन लेटर भेजे जा रहे हैं, आइए सुनते हैं। कि जो साबेरी में आ गए थे उन लोगों के लिए हमने कुछ अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग में करीब 1 साल पहले दी थी कि जो लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं और कोई दूसरा ऑप्शन चाहते हैं तो वो उस ऑप्शन को अडॉप्ट करें, और जो जिस लोगों का कंफर्मेशन हमारे पास आ गया था हमने उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी और उन लोगों को फ्लैट भी दिया है। लेकिन वो लोग जिनके पास कोई ऑप्शंस नहीं था, जिन लोगों ने कोई कंफर्मेशन हमको नहीं दिया या उन लोगों ने कोई अपने इसके ऊपर कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, तो हम लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी या हम लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था कि हम उनको कहीं दूसरी जगह अकोमोडेट करें। तो हम लगातार ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ लगातार प्रयास में हैं कि हमें कोई लैंड दी जाए या उसको दोबारा से एक्वायर करके दिया जाए, जिससे कि हम अपने बाकी लोगों को हम कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर सकें। वैसे अरोड़ा जी को ये भी पता ही है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने पहले तो इनके लिए FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ा दिया, जिससे कि ये पुराने बायर्स को अकोमोडेट कर सके। जो 18 मंजिला बिल्डिंग बन रही थी अब वो 24-25 मंजिला हो गई हैं, ताकि पुराने बायर्स का हक नहीं मारा जाए। लेकिन पुराने बायर्स अधर में खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि कोई पैसे, हमने उनसे कुछ पैसे मांगे थे जो इन्होंने नहीं दिए, इसीलिए उनका फ्लैट रद्द किया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ वो केसेस सभी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि किसी तरह की डिमांड नहीं आई थी, बस एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस साइन करवाया गया था और इसके बाद जैसे ही जमीन विवाद सुलझा, सुपरटेक जो कह रहा था वी आर विथ यू, तुरंत हो गया वी आर नॉट विथ यू। वैसे हम आपको बता दें, क्राइसिस के वक्त सुपरटेक को इन निवेशकों की खुद जरूरत थी। अगर रातों रात ये हजारों लोग अपना बुकिंग अमाउंट निकाल करके वापस चले जाते तो बिल्डर का अकाउंट खाली हो जाता। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी सुपरटेक अपने नए प्रोजेक्ट लॉन्च करता रहा है। ये पैसा कहां से आया? ये कैश इन्हीं लोगों का तो था। पुराने और बंद हुए प्रोजेक्ट में फंसे लोगों की वजह से अथॉरिटी ने पुराने बायर्स को जगह देने के लिए FAR बढ़ाया, लेकिन पुराने बायर्स को सबसे पहले ये भूले। जब रोक लगी तब किसी को नहीं पता था कि आखिरकार क्या होगा। सुपरटेक ने पुराने खरीदारों को अपने पैसों को अपने पास रोके रखने के लिए मीठा मीठा खत भेजा, लेकिन जैसे ही मामला सुलझा वो मीठा खत जो है एक तीखी छुरी की तरह इन लोगों को तंग कर रहा है। पुष्पा गिरिमा जी हमारे साथ हैं, कंज्यूमर मामलों पर काम करती रही हैं। क्या करें ये लोग? उनको कैंसिलेशन लेटर भेजे जा रहे हैं और केवल ये 1, 2, 3, 4 या 5 नहीं जिनके केस हम दिखा रहे हैं, इनकी संख्या जो है 300 से लेकर के 400 लोग हैं जिनको इस तरह के लेटर भेजे। क्या करें ये? नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है। ये तो टिपिकल केस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। जैसे आपने कहा, वो पहले जब उनको
दे जस्ट वांटेड टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम टेकिंग अवे देयर मनी, विदड्रॉइंग फ्रॉम देयर, इसलिए उनसे कहा नहीं आपको हम दूसरी जगह देंगे, दूसरे अकोमोडेशन देंगे। अब जब उनको ये नहीं चाहिए और कह रहे हैं नहीं हम आपको अकोमोडेट नहीं कर सकते, ये तो इट्स अ क्लियर केस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। और मुझे लगता है ये जो एक्सप्लॉइटेड ये विक्टिम्स जो है उन सबको एक इकट्ठे होकर एक एसोसिएशन बनना चाहिए और कंज्यूमर कोर्ट में स्ट्रेट अवे वो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जा सकते हैं, वहाँ एक एप्लीकेशन दायर करना चाहिए, वो ज़रूरी है। आस्किंग फॉर कॉम्पनसेशन, दूसरा अल्टरनेट अकोमोडेशन, कॉम्पनसेशन, प्यूनिटिव डैमेजेस जो भी है, कॉस्ट सब वो मांगना चाहिए। यानी आप अकेले नहीं हैं, एकजुट होइए और लड़िए, अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाइए। बिल्डर आपको इस तरह से नहीं कह सकता कि अब आपको फ्लैट नहीं मिलेगा, उसकी जगह कैंसिलेशन लेटर नहीं थमा सकता, उसे फ्लैट देना ही होगा। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बिना जरूरी अप्रूवल के ही हैदराबाद के स्वर्ण भूमि डेवलपर ने बेच दिया प्लॉट, फंसे कंज्यूमर की रिफंड की मांग को किया अनसुना। वेलकम बैक। पहरेदार में आज हमारी नजर है रियल एस्टेट की रियल पिक्चर पर। रियल एस्टेट 360 में हम ले रहे हैं ऑलराउंड जायजा रियल एस्टेट में चल रही गड़बड़ियों का। किसी भी जमीन के लिए बिल्डर को कई सारे अप्रूवल लेने होते हैं और कायदा भी यही कहता है कि जब तक सारी मंजूरी ना मिले जमीन या इस पर बनने वाले फ्लैट्स या प्लॉट बेचे नहीं जा सकते हैं। लेकिन अक्सर हमें ऐसी शिकायत मिलती है जहां बिना सारी मंजूरी को लिए हुए ही बिल्डर अपना प्रोजेक्ट बेचना शुरू कर देते हैं और जब मामला फंसता है तो खरीदारों को प्रोजेक्ट में आ रही दिक्कतों का हवाला देकर मदद करने से इनकार कर देते हैं। हैदराबाद के विवेक रस्तोगी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 2009 में विवेक ने स्वर्ण भूमि नाम के बिल्डर के स्वर्ण कुटीर प्रोजेक्ट में प्लॉट लिया, 2,90,000 की शुरुआती पेमेंट भी की। इस बुकिंग अमाउंट को लेते हुए बिल्डर ने भरोसा दिलाया कि उनके पास सारे जरूरी अप्रूवल्स हैं और कुछ महीने में प्लॉट हैंडओवर भी कर दिया जाएगा। महीनों का इंतजार सालों में तब्दील हो गया और प्लॉट का ख्वाब बुरे सपने में बदल गया। हैदराबाद से विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, स्वागत है पहरेदार में। प्लॉट जब आप खरीद रहे थे तब क्या वादा किया था बिल्डर ने, और जब आपको नहीं मिल रहा था प्लॉट तब आपकी डेवलपर की बातचीत कैसी रही थी? मैम, मैंने 2009 में प्लॉट बुक किया था, तब उन्होंने कहा था 2010 जनवरी में उनके पास अप्रूवल आ जाएगा। तो मैंने मार्च तक वेट किया बट उनके पास अप्रूवल नहीं आया 2010 में। तो मैंने रिफंड का डिमांड किया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और आज 2013 है और फेज 4B का उनके पास आज भी अप्रूवल नहीं है। और आप अपने पैसे वापस चाहते हैं लेकिन वो आपको पैसे वापस नहीं देना चाहता, यही मामला अटका हुआ है? जी, यही मामला अटका हुआ है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पहली बात तो शायद विवेक को ऐसे प्लॉट में पैसे लगाने ही नहीं चाहिए थे जिसमें अप्रूवल नहीं थे, लेकिन ये फंस गए इस मामले में और अब बिल्डर साफ तौर पर मना कर रहा है कि वो रिफंड नहीं देगा। हमने भी विवेक की शिकायत स्वर्ण भूमि डेवलपर के सामने रखी। स्वर्ण भूमि ने माना है कि उन्हें विवेक से 2,90,000 की पेमेंट मिली है। स्वर्ण भूमि डेवलपर के मुताबिक उनके पास सभी अप्रूवल अब हैं और कंपनी को इंतजार है कि विवेक बाकी रकम भी अदा करे। जहां तक कैंसिलेशन और रिफंड की बात है तो कंपनी का कहना है कि विवेक ने कंपनी के साथ अग्रीमेंट साइन किया है। इसके तहत डेवलपर किसी भी ग्राहक को एक बार बुकिंग करने के बाद पैसे नहीं लौटा सकती। यही वजह है कि विवेक को रिफंड नहीं मिल सकता है। पुष्पा गिरिमा जी कंज्यूमर मामलों पर काम करती हैं, हमारे साथ हैं। अग्रीमेंट क्या पत्थर की लकीर है, इसे बदला नहीं जा सकता? मैं खरीदार हूं, मुझे नहीं चाहिए आपका प्रोडक्ट, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो वो पत्थर की लकीर है कि जो मुझे मेरे पैसे नहीं दिलाएगी? एक केस है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्रजनाथ गंगुली। ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जहाँ भी ये ऐसे अग्रीमेंट्स है बिटवीन कंज्यूमर एंड सेलर और सर्विस प्रोवाइडर, और जहाँ कंडीशंस जो है वो अनफेयर है या टर्म्स एंड कंडीशंस अनफेयर है, ऐसे कंडीशंस को हम स्ट्राइक डाउन करेंगे या ऐसे कंडीशंस को हम जारी नहीं करेंगे।
तो इसलिए ये याद दिलाना चाहिए ये बिल्डर को, क्योंकि ये ऐसे कंडीशंस रख के डिनाई नहीं कर सकते, उनको पैसे भी देना होगा। वन साइडेड कंडीशंस नहीं चलेंगे, कंज्यूमर की बात सुनी होगी। लेकिन इतने सारी दिक्कतें रियल एस्टेट सेक्टर में, फ्लैट नहीं दे रहे हैं, डिले हो रहा है, फ्लैट की कंडीशन खराब है, अग्रीमेंट जो है पत्थर की लकीर बना दिया है, क्या यहाँ पर आप कमी महसूस करती हैं एक रियल एस्टेट रेगुलेटर की? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा, सरकार तो कहती रहती है कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, इस पार्लियामेंट सेशन में वो आएगी, इंट्रोड्यूस आएगी, ये हो जाएगी, आपको रेगुलेटर आएगा और ओम्बुड्समैन सर्विस मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। तो देखना है 2014 जब इलेक्शन ईयर है उस समय तक हो जाएगा या वो भी नहीं हो जाएगा, देखना है। लेकिन अभी तक तो ये तो बहुत ही खेद की बात है कि ये जो होना था बहुत बहुत साल पहले हमारे देश में, अभी तक नहीं हुआ है। तो इंतजार जारी है, जागिए, कुछ कीजिए, वरना कंज्यूमर का हक इसी तरह रियल एस्टेट स्पेस में मारा जाता रहेगा और कंज्यूमर बस एक ऐसा ही हीरो बनेगा जो हमेशा हारता रहेगा। लेकिन यहाँ हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि पहरेदार आपकी आवाज बुलंद करता रहेगा। अगर आप हारे हुए कंज्यूमर हैं, हारे हुए हीरो हैं, तब भी आप हिम्मत नहीं हारिए और आवाज तो जरूर बुलंद कीजिए और पहरेदार इसमें आपकी मदद करता रहेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।